नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ एनटीएस। देश में जहां एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ सत्ताधारी पार्टी सवालों के घेरे में आती जा रही है और उसके लिए एबी स्टार न्यूज हर रोज अपने लाइव शो में भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद से सवाल पूछते हैं ताकि हम अपने दर्शकों को जवाब दे सके कि आखिर चल क्या रहा है। और उसी के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच उत्तर प्रदेश के 4 विधानसभा सीट से संजय कुमार गुप्ता विधायक जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को इनके बारे में बता दें। ये वो विधायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में, लॉकडाउन में रोजाना 20,000 से भी ज्यादा जरूरतमंदों को खाना खिलाया और हर तरीके से उनकी मदद की। और ये उत्तर प्रदेश के काफी अच्छे जननायक विधायक माने जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के काफी करीब भी हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल जो है मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछना चाहूंगा कि लगातार 3 बार बीएसपी वहां पर जो है अपने पैर पसार रही थी, लेकिन 2017 में आप चुनाव लड़ते हैं और पहली बार चुनाव जीत भी जाते हैं। उस चीज को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, कौशाम्बी जनपद को बीएसपी का जिला कहा जाता था। बीएसपी के शासन काल में ही उस जनपद का जन्म भी हुआ था। लगातार वहां पे बीएसपी के जनप्रतिनिधि थे, मगर 2012 में जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने चिरातू की सीट से कमल का फूल खिलाया, तभी से कौशाम्बी की धरती पे कमल का फूल खिलना वहां से शुरुआत हो गया। 2014 में भी हमने लोकसभा जीती, 2017 में हमने तीनों विधानसभा जीती। मैं विधायक बनने के पहले 2012 में बरवाली नगर पंचायत के चेयरमैन ने कमल का फूल खिलाया था। और मैं ये बहुजन समाज पार्टी से दलित समाज का मोह भंग होता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कौशाम्बी में मजबूत होता गया। आज कौशाम्बी जनपद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, आज भारतीय जनता पार्टी का समीकरण वाला जनपद है। तो जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि 2017 में योगी जी आते हैं और अपनी स्कीम्स निकालते हैं, तो वो स्कीम्स जो आपकी विधानसभा सीट पे कितनी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी विधानसभा जो चाइल है, प्रयागराज से जुड़ी हुई, ये हमारी चाइल है। और एक कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप पाता। पूर्ववर्ती सरकारों में चाइल की स्थिति वही थी। बगल में इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, और कौशाम्बी में मंजनपुर हेडक्वार्टर मंजनपुर था। इन दोनों के बीच में चाइल हमेशा उपेक्षित था। चाइल में इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, चाहे समाजवादी के, चाहे बीएसपी के या कांग्रेस के, वो सारे जनप्रतिनिधियों ने चाइल को हमेशा उपेक्षित रखा। सबने विधायक बनने के बाद 4 साल 5 साल जनता के बीच में अलग रहे, जातिवाद का नारा देकर चुनाव लड़ना, जनता को बेवकूफ बनाना, वोटर्स को खाली ये समझना है कि लोक लुभावन बातें करके हम जनता को वोट हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब देश के अंदर मोदी का युग चल रहा है। अब जातिवादी राजनीति का कोई स्थान नहीं बचा है। आज जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, योगी जी के नेतृत्व में जब से प्रदेश की सरकार बनी है, और कौशाम्बी से उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय केशव प्रसाद जी का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, तब से आज कौशाम्बी जनपद में चाइल को हजारों करोड़ की परियोजनाएं, हजारों करोड़ की, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा कम से कम 1 घंटे लगेंगे। राम वन गमन मार्ग जैसी 2000 करोड़ की परियोजना चाइल होके जा रही है। प्रयागराज एयरपोर्ट से लेकर कौशाम्बी खास को जोड़ने वाली 4 लेन की 900 करोड़ की परियोजना चाइल होके जा रही है। छोटी बड़ी कम से कम 500 करोड़ की सड़कें हम चाइल में ले आए हैं। हम अभी स्टेडियम लेके आए हैं, राजकीय आईटीआई लेके आए हैं, बस स्टॉप लेके आए हैं। हमारे यहाँ चरवा में चरकमुनि धाम के आश्रम में राम विश्राम स्थल हमारे यहाँ बन रहा है। तमाम परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, तमाम परियोजनाएं सैंक्शन है। मैं इस बात को कह सकता हूं, आज जैसे आप लखनऊ से बाराबंकी जाइए और पता नहीं चलता कि लखनऊ जनपद कब समाप्त हो जाता है,
और बाराबंकी कब शुरू हो जाता है, पूरा डेवलप हो चुका है। उसी प्रकार आप प्रयागराज से चाय लाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्रयागराज समाप्त हुआ और कौशाम्बी शुरू हो गया। हमारे पास तमाम जमीनें हैं। हमारे चायल के बड़े भूभाग में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का भी हिस्सा है। हमने भी मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा इसका सर्वे कराकर, जमीनों का अधिग्रहण कराकर यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करें। प्रयागराज के उद्यमी या उत्तर प्रदेश के अन्य उद्यमी जो प्रयागराज में उद्योग लगाना चाहते हैं, वो हमारे चाइल्ड में है, प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, पता भी नहीं चलता कब प्रयागराज खत्म हो जाता है, कब चाइल्ड शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 50 साल का बकाया है वो 5 साल में हमारी योगी जी की सरकार, माननीय केशव जी की सरकार ने चाइल्ड को दे दिया है। तो सर, जैसा कि आप जैसे जब से आप चायल में आए हैं, विधानसभा सीट में जो चायल में आप आए हैं, तब से डेवलपमेंट ने एक चरम पकड़ा है। लेकिन जब विपक्ष एक क्राइम को, चाहे वो हाथरस का क्राइम हो, चाहे वो विकास दुबे का क्राइम हो, उसको जब सांप्रदायिक रंग देते हैं, तब क्या मामला खराब हो जाता है? उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक कहावत कहना चाहूंगा विपक्ष के लिए, सूप तो सूप चलनी बोले जिमा 72 छेद। समाजवादी के लोग जब सांप्रदायिक की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है मुझे। जिन लोगों ने अपने शासन काल में सिर्फ सांप्रदायिकता को हवा दिया, आज आजम खान क्यों जेल पे हैं? आज अपनी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। देखिए, हमारे योगी जी की सरकार, हमारे योगी जी एक संत हैं, पीठाधीश्वर, हमारे गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कोई भी एजेंडा किसी धर्म को लेके, किसी जाति को लेके नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनमानस आज प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद और अतीक अहमद के सारे गुर्गों का साम्राज्य समाप्त किया गया है। आप जाके आम जनमानस में पूछिए, आप जाके ठेले वाले से पूछिए, रिक्शे वाले से पूछिए, छोटे दुकानदार से पूछिए, श्रमिकों से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, उद्यमियों से पूछिए, बिल्डरों से पूछिए, हर व्यक्ति आज खुश है, संतुष्ट है। योगी जी की सरकार और उनकी नीतियों को सराह रहा है। ये विपक्षी लोगों के जो झूठे आलाप है, उनके पास विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस तरीके की बातें करते हैं। हमारी सरकार के एजेंडे में सांप्रदायिकता है ही नहीं। तो सर, जैसा कि आपने विकास की बात की, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, विकास जो है अपनी चरम पर है। लेकिन सर, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तब योगी जी जब आते हैं तो वो 70 लाख जॉब्स का जो है वायदा करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सीएमआई की रिपोर्ट जो मेरे पास में है, अगर आपको मैं वो दिखाऊं, तो उसमें जो है 2018 में तकरीबन 5% जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी, और 2019 में 9% के आसपास जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। उस चीज को सर आप कैसे देखती हैं? क्या योगी सरकार? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट अभी आपने सुना होगा कि 6 महीने के अंदर सभी विभागों के रिक्त पद भरे जाएं और नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार से हमारी सरकार को, हमारा जब हैंडओवर हुआ, हम लोग संभाले, आप खुद जानते हैं पुरानी भर्तियों में कितनी धांधली थी, कितना भ्रष्टाचार था। लोकसेवा आयोग हमारे प्रयागराज में है, अनिल यादव जो वहां के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार सेवा आयोग बना दिया था। जिस तरीके से सालों तो हमें उनकी फैलाई गंदगी को साफ करने में लग गया। आज 6 महीने से कोरोना से हम लोग, पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने कहा है 6 महीने के अंदर हम सभी जितनी रिक्तियां हैं सबको भरेंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके सम्मानित समाचार चैनल के माध्यम से आप देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात मुद्दे पर विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। जी, अच्छा, जब हम निजीकरण की बात करते हैं सर, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोगों को सड़कों पर पाते हैं। चाहे हम विद्युत कर्मचारियों की बात करें, निजीकरण से वो इतने परेशान हैं कि बिजली जो है काफी लोगों को, अगर मैं कहूं करोड़ों लोगों को जो है वो नहीं मिल रही है। तो सर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या फिर हम सेंट्रल सरकार की अगर हम बात करें, तो सर प्राइवेटाइजेशन से इतना प्यार क्यों है, निजीकरण से इतना प्यार क्यों है सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं।
वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। बाद में वो फैसला ऊपर की खंडपीठ ने उसको रोक दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारी सरकार की जो सबसे बड़ा एजेंडा है उच्च कोटि की सेवाओं को प्रदान करना। बहुत सी जगहों पे हम लोग पीपी मॉडल पे काम करते हैं, पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करते हैं। निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि हमने सरकारी उपक्रम को बेच दिया। निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी किया। निजीकरण का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सरकार और सरकार के साथ एक निजी एजेंसियों को हम साथ में शामिल करके उच्च कोटि की सेवाएं, एक अच्छी सर्विसेज प्रदान करें। मोदी जी ने, योगी जी ने कहा था, आप देखो ना, विद्युत के मामले में 2012 से 17 तक समाजवादी की सरकार चली, 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को, कुछ वीआईपी जिलों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश को 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे बिजली मिलती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं अपने विधानसभा की अगर बात करूं, अपने जिले की बात करूं, 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में 8 घंटे का शेड्यूल होता था। उसमें भी कटौती होते हवाते 4 घंटे से 6 घंटे बिजली मिलती थी। आज हमारी सरकार 18 घंटे, 16 घंटे बिजली दे रही है। हमारी सरकार 24 घंटे बिजली देने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार बिजली की चोरी ना हो, राजस्व की प्राप्ति हो, जो लॉस लाइन है उसका परसेंटेज कम से कम हो। निजीकरण के पीछे सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हम अच्छी सर्विसेज दें, अच्छी बिजली की आपूर्ति करें। आम जनता 24 घंटा बिजली की अगर अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको 24 घंटा बिजली देने के लिए कटिबद्ध है। इसके पीछे उद्देश्य ये है, न कि किसी का अहित करना। सर, जैसे कि अभी आपने समझाया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से है, तो सर आपको नहीं लगता कि जब कृषि कानून आया तो सरकार को, चाहे मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, वो तो एक कम्युनिकेशन फैक्टर है लोगों तक सही बात पहुंचाने का, क्योंकि बीच में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि विपक्ष आकर एक गलत चीज को बता देता है और बात को घुमा देता है और लोगों के दिमाग में वही घूमी हुई बात चली जाती है। तो सर सरकार जो है इस तरह की कम्युनिकेशन पर क्या काम कर रही है, वो मैं आपसे जो है जानना चाहूंगा। देखिए एक बात आ दें, सरकार कृषि बिल संसद में पारित करती है। हम जैसे विधायकगण, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, एक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, सांसद से लेकर विधायक, हर जनप्रतिनिधि, हम लोग किसान पंचायत कर रहे हैं। कृषि बिल रियल में है क्या, किसानों का इसमें क्या हित है, इसके विषय में हम लोग किसानों को बता रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना। राहुल गांधी जी ने विरोध शुरू किया, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, राहुल गांधी जी किसानों के विषय में क्या जानेंगे? किसानी क्या होती है वो क्या जानेंगे? उन्हें विरासत में जो चीजें प्राप्त हुई है, जिस आदमी को ये नहीं पता कि खेत के अंदर गन्ना पैदा होता है कि गुड़ पैदा होता है, वो आदमी कृषि बिल पे चर्चा करेगा? ये बिल किसानों को स्वायत्तता प्रदान करने का बिल है। ये बिल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का बिल है। हमारा किसान इस बिल से स्वतंत्र हुआ है, अपने उत्पाद का पूरा मूल्य उसको प्राप्त हो, उसको बिना किसी बेरोक टोक के, बिना किसी इंस्पेक्टर राज के अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पाद देश के जिस मंडी में भी उसको अच्छा मूल्य मिल रहा हो, वो वहां पे जाके अपने उत्पाद को बेच सके। बिचौलियों से बचाने वाला कानून है। बीच के बिचौलिए, एक अन्नदाता कितनी मेहनत करके अनाज उगाता है, ये हम लोग किसानों के बीच में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, खुद भी खेती कराते हैं इसलिए जानते हैं। और जब अन्नदाता की कमाई जब लास्ट स्टेज में पहुंचते पहुंचते बिचौलिए एक बड़ी रकम बीच में मुनाफा के रूप में पाते हैं, हमारे अन्नदाता को नहीं मिलता। ये बिल अन्नदाता को सीधे कंज्यूमर से लेकर उत्पादक को जोड़ने वाला ये बिल है। अब व्यापारी किसान से डायरेक्ट माल खरीद सकता है, किसान व्यापारी के हाथ डायरेक्ट माल बेच सकता है। वो किसी भी प्रदेश का व्यापारी हो, किसी भी जिले का व्यापारी हो, किसी भी मंडी में हो। किसान बिल किसानों की आय को दोगुना करने वाला, किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला बिल है। और विपक्ष जो भी भ्रम फैला रहा है, वो भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विपक्ष ने तो हर चीज में भ्रम फैलाया, सीए में भ्रम फैलाया,
खूब तांडव किया, खूब धरना किया, खूब प्रदर्शन किया। आज जाकर देश की प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए, सब देश प्रदेश की जनता जान चुकी है। मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस पे, ये माना कि वक्त का असर है, झूठ, फरेब, भ्रामक प्रचार, इन सब की उम्र है और सत्य अमर है। हमारे दिल में जो सत्यता है उसे कोई छिपा नहीं सकता। जनता उसको समझ रही है। जो नहीं समझ पा रही है उसे आज समझेगी, कल समझेगी, परसों समझेगी। विपक्षियों की दुकानें बंद होंगी। इनका भ्रामक प्रचार ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जी, तो सर एक लोगों के बीच में कॉमन टॉपिक है, जब सरकार स्टोरेज कैपेसिटी की बात करती है, तो सर अब इस बिल के तहत जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर अब कोई लिमिट नहीं होगी। तो सर लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है, तो सरकार ने क्या उसके लिए प्रबंध किए हैं? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर। देखिए, ऐसा है, ब्लैक मार्केटिंग तो इस सरकार में हो ही नहीं सकती। स्टोरेज का मतलब ये नहीं है, जैसे पहले क्या होता था, तमाम नियमों के बंदिशों के कारण किसान मूल्य न मिलने के कारण आलू अपने खेतों में छोड़ के भाग जाते थे, उनको मूल्य नहीं मिलता था। तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, उसे रखा जा सकता है। उत्पादन साल में एक बार होता है और खपत पूरे 365 दिन पूरा साल होता है। अगर किसान पहले वही स्टोरेज व्यापारी करते थे, किसान नहीं कर सकता था, आज वही स्टोरेज किसान करेगा। आज हमें अगर 100 रुपए का मूल्य मिल रहा है और स्टोरेज करने के बाद अगर 6 महीने बाद हमें 200 रुपए का मूल्य मिले, 250 रुपए का मूल्य मिले, तो उसका फायदा बिचौलिया या कोई ब्लैक मार्केटिंग करने वाला नहीं पाएगा। उसका फायदा सीधा सीधा किसान को मिलेगा। स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि कोई अन्य स्टोर, आज किसान स्टोर कर सकता है, किसान स्वयं अपने उत्पाद को रख सकता है, किसान को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस बिल में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिससे किसानों का कहीं पर भी अहित हो सके। तो सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब हम गाय माता की बात करते हैं, तो गाय माता की बात जब आती है तो उनकी सुरक्षा की बात भी आ जाती है, और जब सुरक्षा की बात आती है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब गौशाला में गाय माता को लिया जाता है और उसके बाद जब उनका कोई काम नहीं होता तो उनको ऐसे सड़कों पर ऐसे आवारा छोड़ दिया जाता है और उनको कोई भी ले जाता है। तो सर गाय माता जी के लिए किस तरह के प्रबंध है सरकार के आने वाले टाइम पे? आप भाई साहब एक काम करिए, अपनी टीम लेके आइए और हमारी विधानसभा में मैं आपको 1 दर्जन गौशाला का निरीक्षण कराऊंगा। गाय माता ही नहीं, गौवंश, चाहे वो बैल हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी गौवंश हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी है, वहां पर अगर कोई गड़बड़ी कर ले रहा है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करता हूं। अगर हमारे यहाँ एक भी गौवंश उसके साथ कोई क्रूरता होती है या गौवंश गौशाला में न रहकर अगर भ्रमण कर रही है, हम लोग पूरी निगरानी रखते हैं, गौवंश का निरीक्षण, गौशाला का निरीक्षण करते हैं, गौवंश को गौशाला के अंदर कैसे संरक्षित करें उस पर काम करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी गौशाला हम लोग चला रहे हैं। और आप एक बात जानो, पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में क्लस्टर हाउस चलते थे, जितने गौवंश हैं सीधा काटे जाते थे। आज पूज्य योगी जी की सरकार में गौवंश संरक्षित किए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही हैं, गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। प्रति जानवर हम लोग एक निश्चित धनराशि देकर उनके भोजन पानी का प्रबंध कर रहे हैं। कुछ गंदे लोग सिस्टम में हर जगह होते हैं, कुछ गंदे लोग हैं जो सरकार की मंशा के विपरीत कार्य भी करते हैं, मगर हम जैसे जनप्रतिनिधि उनको दंडित कराने में भी नहीं चूकते। अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की एजेंडा है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पूर्ववर्ती सरकारों के समय का और आज की स्थिति का एक समीक्षा कर लीजिए और एक टीम लेकर आप मेरी विधानसभा आइए, हम आपको गौशाला दिखाएंगे, आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे गौवंश भी सम्मान के साथ जी रहे हैं। और छुट्टा गौवंश के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। आप समय का इंतजार करिए, सरकार की मंशा अच्छी है। जो धीरे नीचे वाले जो सिस्टम में कहीं कहीं पे छेद कर रहे हैं,
उनका भी इलाज हो रहा है। जी। तो सर मैं आपसे एक महिलाओं के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड आता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मात्र उत्तर प्रदेश है, राज्य है, जहां पर महिलाओं के खिलाफ काफी ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। 60,000 के करीब मामले जो है देखने को मिल रहे थे। तो सर क्या उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए पूरी तरह से जागरूक है? और एंटी रोमियो स्क्वाड की जब हम बात करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की जब घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो सर लोग यही पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कब जागेगी? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ऐसा है, अगर अपराध के आंकड़ों की बात आप करेंगे तो मैं सबसे पहले बता दूं, हमारी सरकार का कहना यह है कि हर पीड़ित की एफआईआर दर्ज की जाए। हम आंकड़ों को छिपाने के लिए, आंकड़ों को दबाने के लिए हम एफआईआर लॉन्च न करें। पहले की सरकार में यही होता था, पूर्ववर्ती सरकार में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, आज एफआईआर लिखी जाती है। महिलाओं से जुड़े जितने भी अपराध हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि दुराचारियों के पोस्टर चौराहों पे लगाए जाएं, चिपकाए जाएं। हमारे योगी जी की सरकार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए पूर्णतः गंभीर है, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो या XYZ जितनी भी हमारे यहाँ सरकारी सर्कुलर महिलाओं के अपराध रोकने के लिए आए हैं, उस पर काम हो रहा है। हम आंकड़े नहीं छिपाते, हम एफआईआर नहीं छिपाते, हम एफआईआर लिखवाते भी है। भले ही आंकड़े उसके जो भी आए हमें भी स्वीकार है, हम सत्य को छिपा नहीं सकते। और आप देखिए ना, हाथरस कांड को देख लीजिए, हमारी सरकार की नीयत साफ सुथरी थी, तभी सीबीआई जांच की सिफारिश किया है। सीबीआई की जांच टीम कल पहुंच भी गई है कि अपराध किसी भी स्तर पे हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बेटियों के साथ हो या किसी के साथ हो, अपराध को बढ़ावा देना हमारी सरकार के एजेंडे में नहीं है। ये समाजवादी की सरकार नहीं है, ये गुंडों की सरकार नहीं है, ये लफंगों की सरकार नहीं है, ये उचक्कों की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रभक्तों की सरकार है, साधु संतों की सरकार है। हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं, हम लोग कानून से खेलने का काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो सांसद को, विधायक को, मिनिस्टर को इस बात की छूट मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे कानून शर्मिंदा हो। तो सर एक और सवाल है कि जब ब्रिटेन के सांसद या फिर जब बाहरी देशों के सांसद हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर अपनी टिप्पणी करते हैं और प्रशासन की ऐसे निंदा करते हैं, तो सर प्रशासन उस चीज को कैसे लेता है, या फिर एज अ विधायक आप कैसे लेते हैं? देखिए, प्रशासन माने अधिकारी, ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने बसपा की गवर्नमेंट में भी अपनी सेवाएं दिया, सपा की गवर्नमेंट में भी अपनी सेवाएं दिया, आज भी दे रहे हैं। अधिकारियों ने कुछ गलती किया था, तभी मुख्यमंत्री जी ने उनको सस्पेंड किया है, निलंबित किया है। आप बताइए, अगर अधिकारी कोई गलती करे जिसके सरकार की मंशा पे खोट नहीं है, सरकार की मंशा अगर गलत अधिकारी को संरक्षण देने की होती तो उन अधिकारियों को सस्पेंड न करते, निलंबित न करती। हमारी सरकार अगर किसी स्तर पे प्रशासन के किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई ज्यादती हुई है, कोई चूक हुई है, आप देखिए ना, अभी हमारी सरकार ने प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड करके भेजा। हमारी सरकार ने महोबा के एसपी मिस्टर पाटीदार को सस्पेंड भी किया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई है और पूरी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार हाथरस कांड में भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। आप सरकार की मंशा पे आप हमसे चर्चा करिए, सरकार की मंशा कहीं पे खराब नहीं है। अभी मैं 4 दिन पहले अपने विधानसभा की बात करूं, एक हमारे यहाँ विद्युत विभाग का जेई था, उसका नाम था जैनुद्दीन अंसारी। वो अपने आप को क्षेत्र की जनता में मुख्तार अंसारी का रिश्तेदार बताता था, लोगों पे धौंस काटता था, गलत काम करता था। मुझे प्रमाण मिल गया और मैं अपने अधीक्षण अभियंता के टेबल के सामने बैठ गया साक्ष्य के साथ। मैंने कहा इस पे जवाब दो और कार्रवाई करो। 1 घंटे के अंदर उस जेई के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो देखिए, ये अधिकारी भी हमारे ही समाज से है, ये कहीं बाहर से नहीं आए। अगर किसी की नीयत में कहीं कोई खोट है तो हमारी सरकार उन्हें भी दंडित करने का काम कर रही है। हमारी सरकार की मुखिया,
हमारी सरकार के वो नीतियों में कहीं पर उनकी नीयत में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगर हमारी सरकार की मंशा अच्छी ना होती तो इन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई भी ना हो। जी। तो सर एक योजना आती है शमन योजना, जिसमें आप अवैध बिल्डिंग्स को एक प्रॉपर कंडीशन के साथ आप वैध कर सकते हैं। सरकार ये नीति जनवरी 2020 में लेकर आती है। उसके बाद केंद्र सरकार में भी इस तरह की नीति जो है वो पास हो जाती है। लेकिन सर हाई कोर्ट को ऐसा क्या दिखता है जो कि इस नीति को तत्काल प्रभाव से जो है रोक दिया गया था? क्या वो जो चीज थी जो हाई कोर्ट को दिखी, जो कि उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से शमन योजना को रोक दिया, क्या वो योगी सरकार को नहीं दिखी? उस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय इस एंगल से क्या उन्होंने इस नियम को स्टडी किया, क्यों रोक दिया? मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो समन नीति लाई गई, जी, जो लोगों को अवैध कॉलोनियां, अवैध मकान या जिन लोगों ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया है, उसको नियमित करने के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियमित करें, हम किसी को उजाड़े ना, हम उन्हें बसाएं। देखिए, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घरौनी नाम की एक योजना लॉन्च किया है। गांव के अंदर लोगों के मकान होते हैं, उनका घर है, लाखों रुपए का घर है, करोड़ों रुपए का घर है, मगर उनके स्वामित्व का पेपर नहीं होता। जब उन्हें बैंकों से लोन लेना होता है या उस प्रॉपर्टी को कहीं मार्गेज करना होता है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्टडी लोन चाहिए, तो वही मकान, वही प्रॉपर्टी वो काउंट नहीं होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसी नीति लाई है। घरौनी योजना के तहत हम सारे मकानों को उसको दर्ज कर रहे हैं, उसका नक्शा बना के हम दर्ज कर रहे हैं, उसको पोर्टल में फीड कर रहे हैं, हर व्यक्ति को स्वामित्व का प्रमाण दे रहे हैं। उस स्वामित्व के प्रमाण से वो व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार तमाम बैंकिंग सेक्टर में उसको यूज कर सकता है। तो देखिए, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सरकार कोई भी नीति बनाती है जनहित में बनाती है, जनता के हित में बनाती है। माननीय उच्च न्यायालय को अगर कोई खामी दिखी है, अगर उस पर कोई न्यायालय ने रोका है, तो सरकार उसको पुनर्विचार करके पुनः उसको रिवाइज करेगी, कोई कमी है उसको ठीक करेगी। मंशा हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना, मंशा हमें बसाना है, मंशा हमें उजाड़ना नहीं। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 2022 तक का रोड मैप, यानी 2 साल बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या एक रोड मैप होने वाला है जिससे ऐसा लग सकता है कि 2022 में दोबारा सत्ता में आ सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड मतों से सत्ता में आएगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। फ्यूचर की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी और सड़कों पे नंगा नाच करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकर्ता रूपी कुंडे, ठीक है? आपको क्या लगता है कि प्रदेश की जनता इनको सत्ता देने वाली है? देखिए, इस सरकार की नीति और नियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। विपक्ष का काम है विलाप करना, वो विलाप करें। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करें। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो नीति है वो जनहित में है, जनता को पसंद आ रही है। सरकार कह रही है कि साहब आपने अपराधी का घर गिरा दिया, वो विपक्ष कह रहा है जी हाँ हमने गिराया है। आप बताइए ना, अतीक अहमद प्रयागराज के अंदर किसकी सरकार के संरक्षण में फला फूला? जिसके चाहता था जमीन कब्जा करता था, जिसका चाहता था बंगला कब्जा करता था। जो उसके अनुसार चला वो नीचे रहेगा, जो उसके अनुसार नहीं चला उसे ऊपर भेजेगा। आज सरकार ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का दमन करके आम आदमी का दिल जीतने का काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, 2022 में हम पूरे प्रचंड बहुमत से हम पुनः सत्ता में आएंगे। बहन जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो व्यक्ति अपना पूरा परिवार नहीं संभाल पा रहा है, मुलायम सिंह यादव का कुनबा आप देखिए ना, पूरा बिखर गया है। शिवपाल जी की अलग पार्टी है, अखिलेश यादव जी अलग राग अलाप रहे हैं, उनके पिताजी अलग बोलते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा
जो आदमी अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो देश प्रदेश को संभालने का ख्वाब देखता है। ठीक है, पिताजी की विरासत के रूप में अखिलेश जी ने 5 साल सरकार जरूर चलाई है, मगर उनकी अयोग्यता, उनकी अक्षमता यही नहीं पता चलता था पिछली सरकार में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी है, कि आजम खान मुख्यमंत्री है, कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री है। आज हमारी सरकार में एक नीति है, नियत है और हम लोग जनहित में काम करते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करें। हम आम जनता का दिल जीतने का काम करते हैं, आम जनता का विश्वास हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सालों से जितनी चीजें अव्यवस्थित थी, आज धीरे धीरे करके सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। प्रतियोगी छात्रों के मन में विश्वास जगा है कि हमको अपने टैलेंट के बल पे हमको नौकरी प्राप्त होगी। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। आप देख लीजिए, किसी भी भर्ती में अगर कोई गैंग, कोई भ्रष्टाचारी इन्वॉल्व हुआ है, हमारी सरकार ने जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजने का काम किया है। बड़ी संख्या में ऐसे सालवर गिरोह, ऐसे भ्रष्टाचारी, वो आयोग, उस आयोग को चलाने वाले पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्ट अध्यक्ष, सदस्य आज जेलों के अंदर हैं, चार्जशीटेड है, मुकदमे चल रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपना ये कार्यकाल भी पूरा करेगी और बहुत प्रचंड बहुमत से 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे। जी, तो चलिए, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की चायल सीट से संजय कुमार गुप्ता जी, जो कि काफी जननायक विधायक माने जाते हैं और इन्होंने हमारे सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।